हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी भारतीय भवन बुक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बुक पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स देख चुके हैं। इसमें हम लोग केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। बुक का नाम है बुक जो है वो पब्लिकेशन है भारतीय भवन पब्लिकेशन और चैप्टर है लेसन 1 जैव प्रक्रम क्लास 10th जैव प्रक्रम और पोषण का है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जब मैंने बुक पढ़ाया था तो पहला ही टॉपिक हमने जैव प्रक्रम ही पढ़ा था। तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का संरक्षण यानी जीव सुरक्षित रहता है उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सभी आती है। तो इन इन सारी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 2, बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरा हो पाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें आंसर होगा आपका, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होता है। हम लोग है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में अमीबा और पैरामीशियम आता है। हम लोग का शरीर बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होता है तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है? तो हम लोगों ने जब पोषण पढ़ा था उस समय हमने पोषण के प्रकार को देखा था। तो पोषण की दो विधियां स्वपोषण और परपोषण है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका स्वपोषण की दो विधि कौन कौन सा हो जाएगा? तो स्वपोषण और परपोषण। नेक्स्ट, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो आपका हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर स्वपोषण पाया जाता है। हरे पौधों में कौन सा पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में जंतु अपना भोजन तो स्वयं बनाता नहीं है, तो इसलिए स्वयं जब नहीं बनाता है तो यह आपका परपोषण कहलाएगा। जंतुओं में पोषण कौन सा पाया जाता है? तो परपोषण की विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, तीन प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। परपोषण, आपका पोषण दो प्रकार के, एगो स्वपोषण एक परपोषण। अब परपोषण तीन प्रकार का आपने पढ़ा था, मृतजीवी, क्या मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। याद करने का तरीका इसको आप याद कर लीजिएगा, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी में मृत पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर रहा था जीव। परजीवी में दूसरे पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर जैसे जू। और प्राणी संपोषी में ठोस या तरल के रूप में हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो तीन प्रकार के परपोषण की विधि के नाम है मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। परपोषण तीन प्रकार के, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। ये हम लोग बुक में भी देखे थे। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, क्या? क्लोरोफिल, सूर्य की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर। तो आप याद करिएगा, सबसे पहले कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल, उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल देता है। यानी पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ग्लूकोज C6H12O6, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद क्या? जल। तो याद करने का तरीका, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 CO2 प्लस 12 H2O, एरो, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। 6 गो कार्बन लेता है, 12 गो जल। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल याद रहेगा, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 12 गो जल, बनाएगा कौन सी? ग्लूकोज। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने अणु? तो 6। और जल के कितने अणु? तो 6। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। उत्पाद के रूप में आपका ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण में आपको देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, जल भी बन रहा है। तो आप ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं और ग्लूकोज भी हो सकता है और जल भी हो सकता है। तो आप हमने यहाँ पे राइट आंसर क्या लिखा? तो ऑक्सीजन हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है? तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है?
तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, पेड़ पौधा की पत्तियां में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसके वजह से ही क्लोरोफिल वर्णक के ही वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो हमें याद है प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सब चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी हमें चीज चाहिए क्या चीज में? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को CO2 वायुमंडल से पत्तियां के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा पहुंचाया जाता है। तो सीधा सा इसका आंसर, राइट आंसर होगा कि CO2 कहाँ से पाया जाता है? तो वायुमंडल से। CO2 कहाँ से पाया जाता है? तो वायुमंडल से। क्वेश्चन नंबर 12, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? कवक और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका आंसर होगा यह सूक्ष्म जीव है। कवक और जीवाणु क्या है? तो सूक्ष्म जीव जो घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव हैं। परजीवी। मनुष्य के आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? अब देखिए हम लोग के आहार नाल में कौन कौन सा भाग आता है उसके बारे में हमें लिखना है। तो मनुष्य के आहार नाल में आमाशय यानी पेट, पकवासे, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आती है। हम लोगों ने पढ़ा था आहार नाल में आमाशय, पकवासे और उसके बाद पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और अपने से भी हम लोग बना सकते हैं लाइन से। सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद कौन सी, उसके नीचे जाइएगा तो ग्रसनी, उसके बाद कौन सी, ग्रास नली, उसके बाद कौन सी, आमाशय, ठीक, हाँ पेट, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। इस प्रकार से आप इसको खुद से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नहीं 15, ग्रहणी में स्थित दो छिद्रों के नाम बताइए। ग्रहणी में स्थित दो छिद्रों के नाम है निगल द्वार और कंठ द्वार। ग्रहणी में दो छिद्र, कितने? दो। पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार। एक से हम लोग भोजन को ग्रहण, एक में क्या होता है भोजन जाएगा, दूसरा में सांस लेने की प्रक्रिया होता है, तो वही है निगल द्वारा और कंठ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो मनुष्य में जो पाचन जो होता है आहार नाल के मुख से ही शुरू हो जाता है। जब उसमें लार सनता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो उसी समय मनुष्य में जो भोजन की पाचन की क्रिया जो शुरू होती है वो मुख से ही शुरू हो जाती है और जाके पूर्ण होता है कहाँ? तो छोटी आंत में। जिसे आप लोग जो एकदम वो लेदरी टाइप का दिखाई देता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, ठीक है। तो आपका स्टार्ट होता है पाचन की क्रिया कहाँ से? तो मुख से, या मुख गुहा भी बोल सकते हैं। तो मुख गुहा से, और खत्म कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? अवशोषण, ऑब्जर्व कहाँ पे होता है? तो मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। हमने बताया था लास्ट कहाँ पे थी, कंप्लीट भी हो जाता है आपका भोजन छोटी आंत में, और वहीं पे अवशोषण भी होता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यह पत्तियां में ही पाया जाता है, ये दोनों पत्तियां में ही पाया जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो अच्छा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें क्या क्या चीज बनता है। तो हमें याद है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आपका ग्लूकोज भी बनता था, जो हम लोग समीकरण लिख रहे थे उसमें जल भी बना था और उसके में ऑक्सीजन भी बना था। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन के रूप में क्या निर्माण करते हैं? या भोजन ग्लूकोज के रूप में होता है। इसके साथ साथ और भी कुछ बन रहा था, क्या क्या? ऑक्सीजन और जल। मृत जीव को क्या कहा जाता है? मृत जीवी को परपोषी जंतु कहा जाता है। 21, जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? आप बुक रीडिंग डालते समय हम लोगों ने पढ़ा था, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग बोलते हैं पोषी। क्या बोलते हैं? पोषी। हम लोग पढ़े भी थे वहां पे। जैसे हम लोग के शरीर से जू अपना भोजन प्राप्त कर रहा है तो हम लोग है पोषी।
गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो गोबर छाता में आपका जिसे हम लोग सांप का छाता बोलते हैं, इन भोजपुरी में हम लोग सांप का छाता बोलते हैं, जहाँ सरल गलत चीज़ों पर हो जाता है। इसे बाहर में खाने के भी रूप में, सब्जी के भी रूप में काम लेता है लोग। तो गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छाता मृत जीव जंतु से यानी सड़ा-गला चीज़ों से बनता है। जैसे पुआल-उआल रख देते हैं तो वहाँ पे सड़ कर बन जाता है, या लकड़ी रखते हैं तो सड़ के वहाँ से बनता है गोबर छाता। तो यह है आपका मृत जीवी पोषण। मृत जीव जंतु से या मृत पौधे से बन रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मृत जीवी पोषण। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? रंध्र। वायु का जो प्रवेश द्वार है यह पत्तियों में आपका पाया जाएगा रंध्र, और यही है आपका प्रवेश द्वार CO2 का। पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है? जंतु यानी हम लोग, तो हम लोग है आपका प्राणी संभोजी। हम लोग क्या है? प्राणी संभोजी। उसके बाद और इसको और थोड़ा सा जानना चाहिएगा, तो अब पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण और परपोषण। तो हम लोग में आएंगे परपोषण में, और परपोषण के तीन प्रकार, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। तो वही है प्राणी संपोषण। हम लोग क्या किस में आते हैं? प्राणी संपोषण में। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है। आप लोग अमीबा को देखे भी हैं। अमीबा के स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसदानी में। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है उस विधि का नाम क्या है? तो कुटपाद की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में पाचन के लिए एक विशेष अंग है जिसे आप क्या बोलिएगा? पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं। पाचन तंत्र भी बोल सकते हैं, आहार नाल भी बोल सकते हैं। लेकिन पाचन तंत्र क्या आहार नाल और पाचन ग्रंथि से मिलकर बना था? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग पाचन तंत्र ज्यादा राइट रहेगा, आहार नाल भी सही है। मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के जीभ के ऊपर एक दाना 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 टाइप से होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वाद कलिका, और स्वाद कलिका से ही हमें स्वाद का अनुभव होता है। मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो मुख गुहा से भोजन आपका ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली में जाता है। ठीक है, मुख गुहा से भोजन निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। अब उसके बाद ग्रास नली के द्वारा आमाशय में जाएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। ठीक है, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली स्थिलन एवं फैलाव को क्या कहते हैं? सिकुड़ने एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्रामाकुंचन कहते हैं। ये आपको बताए थे। जिस प्रकार हम लोग गेम खेलते हैं सांप वाला, तो उसमें जब वो अपने इथी को खाता था तो उसका पेट वहां तक फूल जाता था। तो इसी को यहाँ जैसे फूल गया, तो यहाँ पे जब भोजन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे फूला हुआ दिखाई देगा, फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे फूला हुआ दिखाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग के कहाँ पे, तो हम लोगों के ग्रास नली में ऐसे बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रामाकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रामाकुंचन। फिर से, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़ने एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्रामाकुंचन। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में आपका कौन बदलता है? तो आपका यहाँ पे होगा जठर रस में मौजूद पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन में कौन सा पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यही आपका प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। फिर से, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन। पेप्सिन में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। आहार नाल की सबसे लंबी भाग को छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। लीवर, और हिंदी में जिगर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? तो पाचन की क्रिया पूर्ण जो होता है वह छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है? तो आपका छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो सिक्कम। क्या बोलते हैं जी? सिक्कम। इन दोनों के अवस्थित नली को, जोड़ पर अवस्थित नली को हम लोग सिक्कम कहते हैं। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो अपचा भोजन रेक्टम पर जाके संचित रहता है। रेक्टम कहाँ पे? रेक्टम में। अपचा भोजन रेक्टम में संचित रहता है। तो यहाँ पे आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर को पूरे बायोलॉजी कंप्लीट कराने के बाद में कराऊंगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 2 श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे और बुक सेम रहेगा भारती भवन बुक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका नोट्स खुद अपने हैंड से ही बना